चलिए चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। बस अब कोई गड़बड़ ना हो, वैसे क्लास बड़ी लेट हो गई है। लिखो बेटा, जय माता दी। मर्जर की क्लास 25 है, फटाफट नोट करेंगे, लिखेंगे सारे के सारे। लिखिएगा, लास्ट क्लास में बड़ी सारी चीजें बता दी थी, तो बताएगा लास्ट क्लास में टॉपिक क्या था। जल्दी बोल दो यार, क्या था? लिखेगा, एक कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, स्टेप एक्विजिशन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट टुडे। आज एक टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम बोलो क्या है? स्टेप एक्विजिशन क्या होती है दोस्तों? लिख लो, पेपर में आने के बहुत ज्यादा संभावना है। बस आवाज नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टेप एक्विजिशन क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे सारे। व्हाट इज स्टेप एक्विजिशन? सी, एक कॉन्सेप्ट है। मान लो मैं अनूप जैन, ये एक्स लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैं अनूप जैन, ये एक्स लिमिटेड है, मैं इसे टेक ओवर कर रहा हूं। तो मान लो अभी सेबी टेक ओवर कोड को दिमाग में मत लाना। सेबी टेक ओवर कोड याद है मैंने बोला था, सेबी टेक ओवर कोड अलग कहानी है और यहाँ पे अकाउंटिंग की अलग कहानी है। अब आप मुझे बताओ, वैसे तो आपको पता है कंट्रोल 26% पे भी आ जाता है एज पर द सेबी टेक ओवर कोड, बट आप अभी अभी प्रज्यूम कर लो समझने के लिए कि कंट्रोल 51 पे आएगा, बिकॉज व्हेन यू गेट मोर देन 50% यू गेट द कंट्रोल। अच्छा, व्हेन यू गेट मोर देन 50% यू बिकम द सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कब बनती है बताओ? 50, मोर देन 50 पे, 51 पे नहीं बनती, मोर देन 50 पे बनती है। एग्री और नॉट? यस। तो यू गेटिंग सब्सिडी एट मोर देन 50%। यस। तो यहां पे एक बंदा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 1 जनवरी को इसके 10% शेयर खरीदे। क्या सब्सिडी बनी? नहीं बनी। लेकिन आप मुझे बताओ, मेरे पास कुछ ना कुछ कंट्रोल तो आया होगा ना 10% से। फिर मैंने क्या किया, 1 मार्च को इसके 20% शेयर और खरीदे। मुझे बताओ जल्दी से, अब क्या होगा? मुझे बताओ, अभी भी सब्सिडी बनी क्या? नो। लेकिन क्या मुझे धीरे धीरे कंट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस। फिर मैंने 30% और खरीदा। तो क्या अब यहाँ पे जैसे 60% आएगा, तो क्या दिस कंपनी यहाँ पे विल बिकम द सब्सिडी कंपनी? यस और नो? यस। मुझे बताओ, मैंने एक साथ एक्वायर किया अभिनव, या बेटा स्टेप्स में एक्वायर किया? इसी को क्या नाम दिया जाता है? स्टेप एक्विजिशन। इसी को क्या नाम दिया जाता है एवरीबॉडी? इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टेप एक्विजिशन। बात समझ में आई? अब अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंट्स क्या बोलता है? इंड एस क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इन ये अकाउंट्स क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट्स कहता है जैसे जैसे तुम थोड़ी थोड़ी होल्डिंग एक्वायर करते रहोगे। अच्छा बताओ, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट कब होगा? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट कब होगा? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट कब होगा? मोर देन 50 पे होगा, बिकॉज ओनली देन यू बिकम द सब्सिडी। लेकिन ये भी कंफर्म्ड है, कंट्रोल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तो आ ही रहा है। तो अकाउंट्स क्या बोलता है बता? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलती है? व्हेन यू गेट फ्यू कंट्रोल तो अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, व्हेन यू गेट मोर कंट्रोल अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, एंड व्हेन यू गेट मोर देन 50% कंट्रोल तो कंसोलिडेशन होगा। तो हर स्टेप एक्विजिशन के ऊपर अकाउंटिंग करने का ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाएगा। इसी को नाम दिया जाता है, बोलो क्या? स्टेप एक्विजिशन। नहीं है बात समझ में? आर यू गेटिंग द स्टेप एक्विजिशन? यस और नो? यस। तो वहां पे अब अच्छी बात क्या है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी नहीं है, क्योंकि ये तो फाइनल के एफआर में, हमारे तो सीएस में, ना एग्जी में, ना प्रोफेशनल में है। लेकिन कौन सा समझ में आ रहा है आपको क्या है? यस, दिस इज कॉल्ड एफआर। बात समझ में आई आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैंने काफी काम किया इसके ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हमें तो बस ये कॉन्सेप्ट समझना और बात खत्म हो गई, और हमारे यहाँ पे तो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, जो आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है। यस। लेकिन क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते होंगे, व्हेन यू एक्वायर 10% तो अकाउंटिंग अलग तरीके से करते होंगे। फिर व्हेन यू गेट समथिंग मोर, मे बी यू बिकम द जॉइंट वेंचर कंपनी। आपने 40% खरीद लिया तो आप सबसे नहीं बने, तो मे बी आप जॉइंट वेंचर कंपनी बन गए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो गई। फिर मोर देन 50 बना तो सबसे बन गई, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो गई। तो ये आपको स्टेप एक्विजिशन इसलिए सिखाया जा रहा है। अरे गेटिंग दिस में? आपको क्यों सिखा रहे हैं? आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। जब मर्जर अमलगमेशन होगा तो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ बैठे होंगे, तो वो स्टेप एक्विजिशन बोलेंगे, तो तुम्हें पल्ले तो पढ़ना चाहिए ना, बोल क्या रहा है? कहीं वो ये ना बोल दे यार तुम्हें स्टेप एक्विजिशन नहीं पता, और तुम उनसे सीखोगे तो अच्छा होना लगेगा। इसलिए शायद आईसीसी ने बोला इन बच्चों को, भोले भाले बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दो, बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है। एक पैराग्राफ डाला हुआ है, बात खत्म हो गई। कौन सा समझ में आया आपको ये? यस। तो सर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर, लिखेगा जैसे हम लोग लिखते हैं, लिखेगा। इन केस एन एंटिटी, इन केस एन एंटिटी एक्वायर, एनएटी मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, व्हेन एन एंटिटी एक्वायर्स एन अनदर एंटिटी बाय स्टेप,
अब देखो कौन सा समझने के बाद समझ में आ रहा नहीं है बाय स्टेप थ्रू सीरीज ऑफ परचेस देन एक्विजिशन डेट। क्या मैंने पहले भी आपको एक्विजिशन बताई थी? विल बी डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन द कंट्रोल। कुछ आया समझ में? तो जब आप स्टेप एक्विजिशन कर रहे हो तो ये एक्विजिशन डेट कब मानी जाएगी उस केस में, बस ये बता दो। व्हेन यू गेट द कंट्रोल, एंड व्हेन यू गेट द कंट्रोल, व्हेन यू गेट, वो याद है वो मोर देन 50% बताया था आप लोगों को, और ये भी बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल, याद है? यस, तो ये भी बताया हुआ है ऑलरेडी। हाँ जी। अब देखो दूसरी लाइन बताना। अब देखो कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद लैंग्वेज देखिएगा, समझ में आई नहीं आई। टिल द टाइम कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड, टिल द टाइम control is obtained, till the time control is obtained, the investment will be, the investment will be accounted as per ind AS। यही मैं बता रहा था तुम लोगों को। और जब तक क्या नहीं होता जल्दी बता दो, जब तक कंट्रोल नहीं आ जाता तब तक आपकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? इंड एस एक्शन हो गया अकॉर्डिंग। मैंने बोला था ना अलग अलग स्टेप के ऊपर ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होने वाली है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। दैट इज समथिंग सिंपल ओवर देयर। लिखिएगा द नेक्स्ट वन इज, और लिखिएगा इफ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट देखना। और ये मैं अब अपनी ये लाइन में अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, इन्होंने तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज देखना, मतलब वही है जो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। बट इफ द इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। अब जो ये लिखवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे समझ में आएगा, मॉड्यूल वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये भी मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है, बट उसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिखवा रहा हूँ। इफ इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इनटू एसोसिएट और व्हाट जॉइंट वेंचर, देन investment will be accounted as per ind AS 28। अब बता दो इसका मतलब, मजा आ जाएगा। विवेक, विवेक बताएगा मेरे को इसका लाइन क्या मतलब है। अब तुम स्टेप एक्विजिशन कर रहे हो 10%, अभी ना 20%, बेटा 20 पे क्या बन जाती है? एसोसिएट। फिर आगे तुम 30-40% करोगे, क्या पता वो ज्वाइंट वेंचर बन जाए। अब मैं ये नहीं समझा रहा ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, तुम मान लो ना, प्रज्यूम कर लो कि 20 पे एसोसिएट बन गई, 40 पे ज्वाइंट वेंचर बन गई, और 50 से ज्यादा पे सबसे बन गई। तो क्या मैं बोलूँ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो रही है? इंड AS 28 के अकॉर्डिंग। तो ये बताना चाह रहा है बस यहाँ पे। ऑल दैट सिंपल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पॉइंट 4 लिखना प्लीज। सी टिल द टाइम नॉट, अब देखो टिल द टाइम कैन वी से जब तक आप क्या नहीं बनते? एसोसिएट नहीं बनते और जेवी नहीं बनते। क्या नहीं बनते? एसोसिएट और जेवी नहीं बनते, तब तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना? एक सुनो। हाँ बोल बोल। क्या मैं बोल सकता हूँ कि, नो नो नो, क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी एक्सेप्शन बन गई? दोनों को कंबाइन करके पढ़। एसोसिएट के नीचे नीचे AS सेक्शन हो, और इसके ऊपर, या एब्सोल्युटली ठीक है ना। लिखो बेटा, आसान लग रहा है। लिखो, अब यहाँ पे 4 बातें दे रखी हैं, आपके मॉड्यूल में 4 बातें और दे रखी हैं, खतरनाक लिखा हुआ है इसी से। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये है ना बातें लिखी हुई हैं इन्होंने आपके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रखी है। तो कह रहे हैं स्टेप एक्विजिशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो फटाफट लिख लो जल्दी से। इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है इनिशियल एक्विजिशन। पहला पॉइंट क्या लिखा हो बेटा? इनिशियल एक्विजिशन। लिखो प्लीज, इनिशियल एक्विजिशन, इनिशियल एक्विजिशन।
when the acquiring entity first obtain control over the target, it account for transaction using applicable accounting standard. ठीक है। दूसरा, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन। ये क्या कहते हैं? फॉर ईच subsequent increase the acquiring entity reassess, फटाफट लिखेंगे, its control to determine whether consolidation required or not. Point C, fair value adjustment. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? Any change in fair value of previously, लिखेगा of the previously held equity, लिखेगा previously held equity investment. Any change in the fair value of previously held equity investment recognized in acquirer प्रॉफिट और लॉस। क्या स्टेप एक्विजिशन क्लियर है? पहले तो ये बता दो, यू हैव अंडरस्टूड द स्टेप एक्विजिशन। अब स्टेप एक्विजिशन की यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है। अब आप मुझे बताओ स्टेप एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बता रखी है? हाँ जी, स्टेप एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बता रखी है? हाँ जी, तो यहाँ पे स्टेप एक्विजिशन का मतलब समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और उसके बाद स्टेप एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बता रखी है? 3 चीजें बता रखी हैं, जल्दी बताओ वो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें क्या हैं? इनिशियल एक्विजिशन, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये क्या कह रहा है? इनिशियल एक्विजिशन व्हेन द, इसका मतलब आप बताएंगे, व्हेन द एक्वायरिंग एंटिटी फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, इट अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन यूजिंग द, मतलब जब भी कभी एक्वायरर उस कंपनी के ऊपर क्या पालेगा? कंट्रोल पालेगा। और कंट्रोल कब पाया जाता है? मोर देन 50% पे। तो जैसे कंट्रोल पालेगा तो कंट्रोल पाने का मतलब अब कंसोलिडेशन होगा, और अगर कंसोलिडेशन होगा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लग जाएगा। बात खत्म हो गई, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। उसके बाद आप मुझे बताओ, लेकिन इसने एक चीज और क्या बोली, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन में क्या करना है? तो जैसे जैसे आप बढ़ते रहो, 10, 20, 30, 40% बढ़ते रहो। पहले में क्या बताया? अगर तुम्हारे पास कंट्रोल आ गया
तो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा दो। लेकिन सब्सिक्वेंट एक्विजिशन जब करोगे, मतलब कंट्रोल आने से पहले की जो एक्विजिशन है, हिंदी में लिखो क्या, यहाँ पे सब्सिक्वेंट एक्विजिशन का मतलब क्या है, कंट्रोल आने से पहले की इन्वेस्टमेंट। तो जो वो इन्वेस्टमेंट है उसको आप जब जब आप फर्दर फर्दर इंक्वायर करो तो ये चेक करते रहो कि मेरे पास कितना कंट्रोल आ रहा है, 10% पे कितना आया, 20% पे कितना आया, 30% पे कितना आया, 50% पे कितना आया। और उसके बाद ये चेक करो कि कंट्रोल अगर आ गया है तो क्या आपको वहां पे कंसोलिडेशन अकाउंट करने की जरूरत है या नहीं है। कंसोलिडेशन कब होगा, जब कंट्रोल आएगा। तो हर सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर क्या चेक करते रहो, कंट्रोल आ रहा है या कंट्रोल नहीं आ रहा। तो ये लॉ मेकर यहां पे कहना चाह रहा है। और तीसरा क्या है, एनी चेंज इन वट, एनी चेंज इन द फेयर वैल्यू द प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज इन द एक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अब मान लो, एक बात बताओ, मैं अनूप जैन मैंने इस कंपनी एक्स लिमिटेड में पहली स्टेप एक्विजिशन करी 10% की, और ये 10% मैंने इक्विटी खरीदी। यस, और मैंने फिर क्या किया, मैंने 20% इक्विटी खरीदी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने ये इक्विटी खरीदी सपोज करो फेयर वैल्यू 100 रुपए पे, लेकिन क्या कंपनी की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती होगी, हाँ या ना? क्या फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती होगी, हाँ या ना? अब मैंने जो फर्दर फर्दर खरीदा ना, फर्दर जब मैंने शेयर खरीदे तो फेयर वैल्यू निकल गई 110 रुपए की। इज दैट ओके विद यू? क्या चीज? नहीं, वो तो मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू अलग होती है, याद है वैल्यूएशन में निकालना सिखाया भी था। हाँ, नहीं फेयर वैल्यू भी होती है ऑन द बेसिस। हाँ, अब आप मुझे बताओ, अगर हो रहा है, अगर हो रहा है तो इन दैट वेरी केस तुमने हारी। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो इन दैट वेरी केस तुम क्या बोलोगे इसे, तुम इसे क्या बोलोगे, प्रॉफिट बोलोगे। इसे क्या बोलोगे आप बताओ, प्रॉफिट बोलोगे। और यही अगर तुमने फर्दर इन्वेस्टमेंट 90 पे की होती तो तुम क्या बोलते, महंगा बोल ले लिया, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड, इसे क्या बोलोगे, लॉस। मैंने कुछ सोना सोना खरीदा, गोल्ड खरीदा 60,000 पे, 60,000 पे तोला, और मैंने अब खरीदा 75,000 पे तोला, मैं क्या बोलूँगा, 15,000 का नुकसान हो गया। तो कैन वी से ये जब आप और क्योंकि अभी तो कंट्रोल आया नहीं, तो मुझे बताओ कंट्रोल आया नहीं, तो जब आप स्टेप एक्विजिशन करोगे तो वो सारी एक्विजिशन मिलाकर देखना पड़ेगा ना, 10%, 20%, 30%, और तीसरा कितने पे किया, तीसरा परसेंट आप 30% आपने इक्विटी किया, दैट इज मान लो 120 पे। तो मुझे बताओ जल्दी से, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बता दो, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार पहले वाली में ये 120 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है इसके मुकाबले, सॉरी, इसके मुकाबले यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, इसके मुकाबले यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसके मुकाबले यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैन वी से यहाँ पर आपको ये चीज भी अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखानी पड़ेगी कि प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट में आपका क्या नफा या क्या नुकसान हुआ। प्रीवियसली देखो क्या लिखा है, एनी चेंज इन द फेयर वैल्यू of the previously held equity investment recognize in the acquirer profit and loss account। तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में, अपने स्टेटमेंट में, कि आपने जो प्रीवियसली इक्विटी हेल्ड करी थी इन द स्टेप एक्विजिशन, उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, तो सर उसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। दैट इज समथिंग सिंपल। आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या स्टेप एक्विजिशन के 4 पॉइंट सबको क्लियर हैं, 1 2 3 4? और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द स्टेप एक्विजिशन? तो आपको 3 पॉइंट लिखने, बात खत्म हो गई। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कि आपको 3 बातें क्लियर है। ऑनलाइन वाले सारे मिलके बताएंगे मुझे, बोल दो ना प्लीज, लिख लो सर। कितने पॉइंट हो गए, जल्दी बोलो। 0.4, 0.5 लिखेंगे प्लीज। कंसोलिडेशन, फटाफट लिखेंगे। कंसोलिडेशन कंसिडरेशन, देखो ये क्या चीज है, इट सेज इसमें भी 3 बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंट्रोल असेसमेंट। इसमें क्या लिखो बेटा, कंट्रोल असेसमेंट लिखिए प्लीज। द एक्वायरिंग एंटिटी, the acquiring entity reassess its control over the target company at each step. Are you getting this point? A control is indicated by ability
टू कंट्रोल activities of the acquiring entity reassess its control over the target company at each step. अब आप मुझे बताओ जल्दी से, कंसोलिडेशन कंसीडरेशन के अंदर पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि कंट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है. अच्छा, हेडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग का मतलब बता दो क्या है कि कंट्रोल कंसोलिडेशन के लिए किन किन चीजों को कंसिडर करना है. कंसोलिडेशन कब करोगे बस आप ये बता दो. जब कंट्रोल आएगा. और यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, हर स्टेप एक्विजिशन को चेक करते रहो कंट्रोल कब आ रहा है. और कंट्रोल का मतलब क्या है? यू आर एबल टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट कंपनी. बीइंग अ कंपनी लॉ स्टूडेंट मुझे लगता है ये बताने की जरूरत है नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? यू आर कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू नो दैट. तो ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने. लिखिएगा दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बस मुझे ये बता दो. कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेडीज एंड जेंटलमैन? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस क्या? जल्दी से बताइएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? लिखिएगा. इफ कंट्रोल इज नॉट अचीव्ड, अगर कंट्रोल नहीं आया है तो एसेस, तो आपको एसेस करना है वेदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द टारगेट कंपनी. और लिखेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, significant influence means controlling the policy decision of the company. याद कर लो, ये सेम यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बिल्कुल सेम है. कौन से वाला सेम है? जो टेक ओवर में पढ़ाया था, याद है? जो आपने शायद कंपनी लॉ में कभी एसोसिएट की डेफिनेशन में पढ़ा होगा, याद है? तो दैट इज सिग्निफिकेंट ओवर मींस कंट्रोलिंग द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी. पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी. तो ये चेक करो, अगर कंट्रोल नहीं आया तो ये चेक करो क्या आपका कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में. कंट्रोल का मतलब ये हो गया यू आर कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज कंट्रोल. और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट आप कंपनी के पॉलिसी डिसीजन में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो. और जब आप किसी और ऐसी कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोला जाता है, तो मतलब कंसोलिडेशन कंसिडरेशन के टाइम पे ये देखो कंट्रोल आया नहीं आया. दूसरी चीज ये चेक करो, अगर कंट्रोल नहीं आया, अगर कंट्रोल नहीं आया तो ये चेक करो क्या सामने वाली कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी बन गई नहीं बन गई है. क्योंकि जब सामने वाली कंपनी पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है तो सर उसी को क्या नाम दिया जाता है? बोलो. सब एसोसिएट कंपनी. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा शानदार एग्जांपल है. एक कंपनी थी जेट एयरवेज, मैंने टेक ओवर में भी समझाया था. एक कंपनी थी इतिहाद. इतिहाद ने इसके 24% शेयर खरीद लिए थे. तो इतिहाद के पास इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने की पावर नहीं आई, क्योंकि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय पासिंग ओवर. तो 51% शेयर नहीं खरीदे, तो यू आर नॉट कंट्रोलिंग द कंपनी. आप कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल. लेकिन जेट एयरवेज और इतिहाद के बीच में एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट हुआ, ये हम ड्राफ्टिंग में पढ़ते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट. और जेट एयरवेज और इतिहाद के शेयर होल्डर में एक एग्रीमेंट हुआ और इतिहाद को पावर दे दी गई. Although Etihad doesn't have power to appoint a director in the Jet Airways, but the Jet Airways has given power to the Etihad that all the policies of the company will be made by the Etihad only. For example, what would be the fare of the flights? फ्लाइट्स डोमेस्टिक उड़ेंगी, इंटरनेशनल उड़ेंगी, उनका टाइम क्या होगा, केबिन क्रू को अपॉइंट कौन करेगा, ये सारी पावर किसको दे दी गई? इतिहाद. इसको बोला जाता है कंट्रोलिंग द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी, एंड इसी को नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो कंसोलिडेशन करने से पहले तो ये चेक करो कंट्रोल आया नहीं आया, ये भी चेक करो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया या नहीं आया. क्योंकि याद करो ऊपर लिखवाया था, इवन तुम जब ज्वाइंट वेंचर बनते हो तो वहां पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाती है. तो सर कंसोलिडेशन करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. और लिखिएगा उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि कंसोलिडेशन कैसे करना है, तो लिखिएगा कंसोलिडेशन मेथड्स. कंसोलिडेशन मेथड लिखिएगा प्लीज. इफ कंट्रोल और significant influence is established,
यानी आपको कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट कब बनाने हैं? जब जेवी बन जाए, सॉरी, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाए या कंट्रोल बन जाए। याद कर लो, टेक ओवर भी कुछ ऐसा ही बोलता है। टेक ओवर भी टेक ओवर कब मानता है? जब या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए या कंट्रोल। तो कैन वी से ये आपके, मैं तो कह रहा हूं कि ये आपको अकाउंट्स पढ़ना नहीं होता और हमारा काम भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हमें यहाँ पे ये भी डिटेल में पढ़ा दिया जाए तो अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी जबरदस्त बन जाएगी। मर्जर अमलगमेशन की भी, इसकी भी, और टैक्स सिंबल, अलग अलग डिपार्टमेंट है, चलो कोई बात नहीं। इफ कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेन्ड, देन आपको कंसोलिडेशन अकाउंट बनाने हैं। देन आपको कंसोलिडेशन अकाउंट बनाने हैं। बात समझ में आई आपको? इज दैट ओके विद यू? लेकिन अब ध्यान से सुन लेना, लेकिन उसके लिए भी अलग है। लेकिन अगर कंट्रोल तुम्हारे पास आ गया है तो तो पता है कौन सा मेथड यूज करना? एक्यूजिशन मेथड यूज करना। और आपको याद है एक्यूजिशन मेथड में करा चुका हूं। तो कंसोलिडेशन कौन से मेथड से करना? एक्यूजिशन मेथड, क्योंकि कंट्रोल का मतलब ही एक्यूजिशन मेथड होता है। लेकिन सर अगर आपके पास कंट्रोल ना आया हो दोस्तों, क्या आया हो जल्दी बोलो? सिग्निफिकेंट। क्या आया हो जल्दी बोलो? इन्फ्लुएंस आया हो जल्दी बोलो? यस और नो? यस। तो सर आपको क्या करना है लेडीज एंड जेंटलमैन? तो आपका क्या करना है? तो आपको दूसरा मेथड यूज करना है जिसे बोला जाता है इक्विटी मेथड फॉर द कंसोलिडेशन। अच्छी बात यह है आपके सिलेबस में इक्विटी मेथड नहीं दे रखा, रब्बा खैर करे। अच्छी बात है, एक्विजिशन मेथड में तो जान ही निकल गई थी, इतना खतरनाक था। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन कंसीडरेशन? बस ये बता दो, कंसोलिडेशन कंसीडरेशन का क्या मतलब है? यस अमित, बिल्कुल। कंसोलिडेशन का सॉरी, मैं क्या कह रहा था, इसका इसका क्या मतलब है? कंसीडरेशन, अकाउंट कंसोलिडेट कब करना है? सुनो, देखो सिंपल याद कर लो। कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन करो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया तो कंसोलिडेशन करो, कंट्रोल आ गया तो एक्विजिशन मेथड यूज करो, नहीं तो इक्विटी मेथड यूज करो। तो कैन वी से पहले यही तो कह रहा है, ये चेक कर ले कंट्रोल आया नहीं आया, फिर ये चेक कर ले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया नहीं आया, उसके बाद मेथड बता दिए। मुझे बताओ पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा आसान है या नहीं है? आप मुझे बता दो, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई बिलीव दैट दैट इज सो सिंपल। जल्दी से बता दो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप कुछ बताना पूछना चाहेंगे यहाँ पे? जल्दी से बताइए प्लीज। शैल वी मूव फर्दर? कौन सा मेथड यूज करेंगे बस ये समझ ले, इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड से कंसोलिडेशन बनेंगे, जैसे भी बनेंगे वो इक्विटी मेथड लगेगा। हमें जाना ही नहीं है, करना है नहीं करना है। टू हेल्प विद दिस इक्विटी मेथड, टू हेल्प विद दिस एक्विजिशन, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें ये समझ में आ गया मेथड लगेंगे। इज दैट ओके? अब बताओ स्टेप एक्विजिशन क्लियर है सबको? कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट आ जाइए। 6 पॉइंट लिखेगा। 6 पॉइंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पहला बोला गया है डिस्क्लोजर। सारा मॉड्यूल से लिखवा रहा हूं वर्ड बाय वर्ड, डिस्क्लोजर। अच्छा एक बार बताओ, अब ये लिखकर आसान लग रहा है नहीं लग रहा है एकदम? और ये पेपर में ये शॉर्ट है या पूरा है? यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो लिखवा दिया समझा समझा के कि कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर लिखिएगा प्लीज। एक्वायरिंग एंटिटी आर रिक्वायर्ड, लिखिएगा एक्वायरिंग एंटिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड comprehensive disclosures about step acquisitions in their financial statement। ये बताने की जरूरत नहीं है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जो तुमने स्टेप एक्विजिशन करी, बार बार करी, उसके बारे में डिस्क्लोजर दे देना। फिर एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या लिखा हुआ है बेटा? सेगमेंट रिपोर्टिंग लिखिएगा। स्टेप एक्विजिशन may result
in changes to the acquirer reportable segments which need to be reported as per IFRS 8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 280। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मुझे इसका मतलब क्या है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर समझ में आया आपको? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने और सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब मे रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द एक्वायर रिपोर्टेबल सेगमेंट। और आपको क्या करना है, मतलब सिंपल इसका मतलब ये है कि आपको जो डिस्क्लोजर देने हैं, जो रिपोर्टिंग करनी है, वो एज पर दिस करना है। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 7। अब IFRS हमारे ऊपर लगते नहीं है, लेकिन इसके लिए वो और लगा के AS 280 भी लिख दिया है, दैट्स इट। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर टैक्स इम्प्लीकेशन। आप देख रहे हो, ये बिना FR पढ़े, बिना कोई कॉन्सेप्ट समझे, हम लोग फिर भी इसको कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा पॉइंट? और ये तब है जब हमने ना इसका बेसिक पढ़ा ना, हमें ये पता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, और हमें कुछ भी नहीं पता, बस हम मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एस्पेक्ट को समझ रहे हैं आराम से। तो दैट इज समथिंग सिंपल। लिखिएगा टैक्स इम्प्लीकेशन। और देखो टैक्स का प्रोविजन आ गया, लिखिएगा इसमें भी 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक लिखा है टैक्स प्लानिंग, लिखिएगा स्टेप एक्विजिशन may have significant tax implications for both acquirer and acquiree. Related to tax basis step ups, tax utilization, फालतू फंड की बातें लिखें, कुछ बता नहीं रखा है इसमें, एंड लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है, इस पॉइंट पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, टू बी वेरी फ्रैंक। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जब एक्वायरर एक्वायरी कंपनी के शेयर को एक्वायर करेगा तो बहुत सारे टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएंगी, बहुत सारे टैक्सेशन प्रोविजन लगेंगे, दोनों पे लगेंगे, एक्वायरर एक्वायरी। और आपके मॉड्यूल में बस ये लाइन लिखकर छोड़ दी गई और कुछ नहीं लिखा कैसे टैक्सेशन एस्पेक्ट लगेंगे, नहीं लगेंगे, कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मे बी जो अगला एस्पेक्ट है अकाउंट के बाद वो टैक्सेशन एस्पेक्ट है, क्या पता वहां पे बता रखा हो। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये बताया कि दोनों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेशन प्रोविजन कौन से लगेंगे, ये कुछ नहीं बता रखा। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है ये, लेकिन कहीं आगे ना डाल रखा हो। फिर लिखो बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग, लिखेगा और लिखेगा दैट इज स्टेप एक्विजिशन also subject to, और यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है और छोड़ दिया है। और कोई शायद आपने कभी बचपन में टैक्सेशन में पढ़ा हो ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में, तो जब स्टैप एक्विजिशन होती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के भी प्रोविजन लगेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी बात क्या है यहाँ पे, इन्होंने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया, क्या है हमें कोई लेना। तुमने वैसे पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? लिव इट अलोन। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस। किसने पढ़ा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग? था क्या, पता ही नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है, मुझे ना एक बात आज से वैसे समझ में नहीं आई कि पता नहीं क्या चक्कर है, बच्चा टैक्स भी अच्छे से पढ़ता है, ऐसी बात नहीं एग्जीक्यूटिव में, लेकिन है ना, और कंपनी लॉ भी पढ़ता है, लेकिन जब बच्चा फाइनल में आता है उससे कंपनी लॉ के बारे में पूछोगे उसे याद रहता है। टैक्स में मतलब आप कुछ भी पूछ लो भाई, उसे ABCD भी नहीं पता होती। ऐसे पता नहीं मतलब ऐसा क्यों है बच्चों के, और मैंने एक नहीं कई बच्चों से देखा है ये। ऐसा नहीं है, क्या पता कुछ बच्चों को याद भी रहता हो,
लेकिन कंपनी लोग पूछोगे बच्चा सेक्शन बता देगा। अब बताओ व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, मे बी यू नो, पता है, क्लैरिटी है, बट टैक्सेशन में हाँ, अच्छा इसलिए। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे टैक्स भी पढ़ते हैं मन से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं तो एग्जीक्यूटिव का भी थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये कह रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग, अरे उसमें भी है विवेक, इसमें भी है बेटा। ट्रांसफर ये कह रहा है अकाउंट्स में होती है ट्रांसफर, टैक्सेशन में भी होती है ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स टैक्स इंप्लीकेशंस भी होते हैं उसके। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ स्टेप एक्विजिशन सारा लिखवा दिया, कोई डाउट इसमें? पूरा मॉड्यूल का लिखवा दिया भाई, इसके बाद से अब कुछ नहीं आना। लिखिएगा एक और हेडिंग लिखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लिखो ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है, देखो ध्यान से सुनना जरा, पहले लिख लो इसको। व्हेन अ बिजनेस, इसको समझाएंगे बहुत ध्यान से। व्हेन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्हेन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अफेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यहां पे थोड़ी जगह छोड़ देना, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then disclosure shall be made as per IND AS 110। ठीक है डिस्क्लोजर, ये शब्द क्या है, डिस्क्लोजर, देन डिस्क्लोजर शैल बी मेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110। लिखो ओके दीप्ति नहीं तो कह रही है एग्जाम देने का टैक्स में गजनी बन जाते हैं, हाँ ये भी सही है। चलिए लिखिएगा, अब हेडिंग लिखिएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं क्या है। डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू IND AS 10, as per disclosure according to IND AS 10, IND AS 10 provide guidance on how to treat events that occur after balance sheet date but before financial statement are approved। लिखिएगा ठीक है सर, ये इन्होंने बोला पॉइंट ए, इसके ऊपर लिखते रहो, अभी बताएंगे आपको पॉइंट बी। नहीं नहीं, ये थर्ड पॉइंट है, नॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन।
नॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ व्हाट? चंचल शर्मा खुश हो गई एकदम। नॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखेगा डिस्पाइट occurrence of business combination despite occurrence of the business combination, if financial statement have not been, if financial statement have not been adjusted to reflect the transaction, the asset acquired and the liabilities assumed not recognized in a financial statement. 4. Additional information. Additional information. The business combination may provide additional information that impacts financial statement. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मॉड्यूल में, वो एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको समझा दूंगा, आप 3-4 लाइनें छोड़ लेना, आप लिखते रहना इसके ऊपर। पॉइंट 5, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और लिखेगा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the management to evaluate the impact of the business combination on financial statement and ensure appropriate डिस्क्लोजर। और आपके मॉड्यूल में एक छठा पॉइंट भी है, करने की जरूरत नहीं, इरेलीवेंट है, तो अगर पेपर में आ जाए ये 5 पॉइंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, ये मैं बताऊंगा आपको क्या है, आप इसको अच्छे से लिख लो पहले। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग वो डिस्कस कर चुके थे डिफरेंस बिटवीन, ये वाला पॉइंट बताना यार, इंड एएस 103 और आईएफआरएस 3,
ये डिफरेंस बताया है? ठीक है। अच्छा ये बता दिया था डिफरेंस बिटवीन इंड AS 103 और AS 14, ये डिफरेंस बता दिया ना, ये डिफरेंस बता दिया, ठीक है सर, ये डिफरेंस हो गया। चलो इसको लिख लो, समझा रहा हूं मैं क्या है, लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है। डन। देखो होता क्या है, शुड आई चेंज? अच्छा एक काम करेंगे, ये इतना सारा लिखवा दिया है, मैं आपको एक छोटा सा कौन सा समझाता हूँ, आप मुझे बताओ समझा, ये आप लैंग्वेज पढ़ के बताना समझ में आया नहीं आया, ठीक है? सारा पॉइंट आप पढ़ लेना खुद ही, अभी के अभी करेंगे, मैं भी बता दूंगा, लेकिन आप पढ़ के ये बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे बिना बताए। मैं आपको कौन सा बताता हूँ, क्या लिखिएगा जरा, ये चार्ट बना लो एक, ये है 1 अप्रैल 2024, मान लो कोई भी डेट मैंने ले ली, 31 मार्च, कोई भी डेट मैं ऐसे ले रहा हूँ, 25 ले लो, 26 ले लो, 28 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी मैंने एक पुरानी डेट ले ली है। अब आप मुझे बताओ इसकी एजीएम कब होगी? ये तो सबको पता ही है, 30 सितंबर 2025 को, सबको पता है ना, सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एजीएम करवाई जाती है। क्या मालूम है सबको ये बात? बिल्कुल मालूम है, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, तो ये एजीएम हो रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पे आप एजीएम तो करवा रहे हो, तो कौन मुझे बताएगा, यहाँ पे तुम एजीएम तो करवा रहे हो, कौन मुझे बता सकता है ये एक फाइनेंशियल ईयर है, तो इसकी बैलेंस शीट आप मुझे बताओ शेयर होल्डर के सामने, ये 2024 की बैलेंस शीट क्या 30 सितंबर को शेयर होल्डर के सामने रखी जाएगी? और ये बैलेंस शीट को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे शेयर होल्डर OR पास करके बैलेंस शीट को क्या करेगा? अप्रूव करेगा, हाँ या ना? इज दैट ओके विद यू? और आप मुझे बताओ ये कौन से, ये जो बैलेंस शीट तुम यहाँ पे रख रहे हो कब, एजीएम के दिन, ये कौन से दिन की बैलेंस शीट है? ये ऐसे पढ़ा कभी एज ऑन 31 मार्च 2024? तो सर ये जो एज ऑन 31 मार्च 2024 है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस शीट डेट। और यहां पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा? 31 मार्च 2024 ये क्या है? बैलेंस शीट डेट। और कोई बताएगा 30 सितंबर 2025 को क्या हो रहा है? इट इज अ डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गोइंग टू अप्रूव, इट इज अ डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग टू अप्रूव। क्या बात समझ में आई नहीं आई? यस और नो? यस। क्या इज इट ओके? क्या बैलेंस शीट डेट क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्या क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जल्दी से बताएगा कौन मुझे? अब आप मुझे बताओ लैंग्वेज का मतलब क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बिजनेस मतलब मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है कब? 31 मार्च के बाद। नहीं है बात समझ में? और देखो अब लैंग्वेज बताना क्या है, आप बताओ जरा ढूंढ के। मैंने बिजनेस इज अफेक्टेड आफ्टर द, यानी 31 मार्च के बाद, मर्जर कब हो रहा है? 31 मार्च के बाद, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होने से पहले, यानी मर्जर कहां हो रहा है? इस टेन्योर में हो रहा है भैया, यानी इस टेन्योर में बिजनेस कॉम्बिनेशन बन रहा है। नहीं आई बात समझ में? तो मेरा सवाल ये है, जब इस टेन्योर में बिजनेस कॉम्बिनेशन इस टेन्योर में हो रहा होगा, तो बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की है। तो क्या इस 31 मार्च के अंदर मर्जर अमलगमेशन की डिटेल इनकॉर्पोरेटेड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मर्जर कब हो रहा है? बैलेंस शीट के बाद। तो यहां पे तो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगा, और अभी तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल भी नहीं हुई, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कब होती है? और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो गई होती तो बात कोई नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अब शेयर होल्डर ने प्रूव कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट फाइनल येट, और अभी तो क्या शेयर होल्डर, अभी जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम आने वाली है, एजीएम क्या होने वाली है? आने वाली है, अभी शेयर होल्डर ने बैलेंस शीट अप्रूव नहीं करी, तो क्या उस जनरल मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मर्जर की बातें लिखी तो नहीं होंगी, लेकिन क्या शेयर होल्डर को वहां पे भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि व्हाट आर द डिटेल ऑफ द मर्जर अमलगमेशन, यस और नो? तो वहां पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, इसलिए उसे नाम दिया जा रहा है, क्या नाम दिया जा रहा है बोलो? बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन अगर बैलेंस शीट अप्रूव हो गई होती, फिर लॉ मेकर कहता अब तो अप्रूव हो गई, शेयर होल्डर आ गए, OR पास कर दिया, अब हम कुछ नहीं बता रहे, अब तो मर्जर के बाद रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन अगर मर्जर अप्रूव, बैलेंस शीट अप्रूव होनी है बाकी है, तो लॉ मेकर कहता है और बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद और 30 मार्च से पहले इस टेन्योर के अंदर आप शेयर होल्डर को और फर्दर रिपोर्टिंग करोगे, डिस्क्लोजर दोगे, क्योंकि अभी शेयर होल्डर आने बाकी है, और जब शेयर होल्डर आने बाकी है तो बता दो ना दिक्कत कहां आ रही है? नहीं आई बात समझ में?
हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप मुझे बताओ जल्दी से, तो अब क्या बोला जा रहा है, देन आपको शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर देना है एज पर इंड AS 110, बात खत्म हो गई। यही सारी कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ के देख लो, लैंग्वेज देख लो जरा, क्या कौन सा समझ में आया जरा बताओ। तो ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी कहाँ के लिए बोली जा रही है? कह रहा अगर इस टेन्योर में मतलब 31 मार्च के बाद और AGM से पहले अगर कभी मर्जर अमलगमेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस बैलेंस शीट में मर्जर की कोई डिटेल नहीं होगी, और अभी शेयर होल्डर आने बाकी भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं भी हुई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुई और कोई कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो आपको अपने शेयर होल्डर को एडिशनल डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। कौन से? इंड AS 110 के अकॉर्डिंग। सच सच बताओ कि आपका मन कह रहा है कि सर बताना कौन कौन से डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे? अच्छी बात है, हमें ये नहीं करना, क्यों? इट इज अ वर्किंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज समथिंग सिंपल। समझ में आया? अब इसके ऊपर अब बताओ, अब एग्जाम में सोच के देखो, एग्जाम में फाइनेंस FR के पेपर में फाइनल में क्या क्वेश्चन आते होंगे? बैलेंस शीट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मर्जर इस टाइम पे हो रहा है, बताओ क्या डिस्क्लोजर देने हैं? तो यही तो क्वेश्चन आते होंगे FR के अंदर, आंसर इज यस। तो वहां पे उनको ये ट्रीटमेंट सिखाई जाती है। मैं कह रहा हूं अगर ये वाली क्लास FR की क्लास कोई CA फाइनल वाला बच्चा भी देख ले, ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये तो क्या उसकी भी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बेटर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली यू आर गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस। तो बस इतनी सी बात है। अब जरा बताना क्या लिखा हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट बहुत आसान है, ये क्या बता रहा है आप मुझे बताओ। ठीक है लीना, आई विल चेक। देखते हैं अमित, आप मुझे बताओ क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट में सिर्फ क्या बताया जा रहा है, इंड AS आपको गाइड करता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तीसरा क्या? नॉन इनकॉर्पोरेशन, एंड डेफिनेटली ये लाइन ये बताना चाह रहा है आपको, बताओ खुद आप पढ़ लो ना लैंग्वेज। ये कह रहा है कि बैलेंस शीट के बाद अगर मर्जर हो रहा है तो उसके अंदर मर्जर की कोई इनकॉर्पोरेट डेट इनकॉर्पोरेट नहीं होती, डिटेल इनकॉर्पोरेट नहीं होती। उसके बाद क्या कह रहा है? और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप मुझे बताओ किसके बारे में देनी पड़ेगी? कि मर्जर अमलगमेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है, और ये देना किसकी जिम्मेदारी है? कि उस कॉम्बिनेशन से क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। इतनी सी बात है। कुछ पूछना चाहते हो? आसान है, हाँ जी। थर्ड पॉइंट क्या? नॉन इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? एक बात बताओ मुझे, डिस्पाइट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च की है, उसके अंदर मर्जर की वजह से क्या इंपैक्ट आया उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख, तभी तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर बैलेंस शीट में मर्जर की डिटेल ऑलरेडी होती तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर की बात हो रही है। कैन वी से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत बहुत हैं जी। यस रोशन, इंड AS और कौन से सॉरी सॉरी एक सेकंड यार, 110 लिखा है क्या मैंने? 110 लिख दिया क्या? कहाँ गया यार? हर जगह इंड AS 10 ही है। अच्छा ये गलत लिख दिया, हर जगह इंड AS 10 ही है, सॉरी 110 नहीं है, गलती से लिख दिया है। इंड AS 10, दोबारा लिख लो, 5-6 बार बोलो, इंड AS 10 10 10 10, 110 ना, 110 110 नहीं है, 10 है। नो 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 दिव्या, नो बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताओ जल्दी से, दोबारा सुनो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024 को। तो मुझे बताओ इसके बाद आप मुझे बताइएगा, सॉरी 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 31 मार्च 2025 आएगा ना? तो ये 2025 है बेसिकली, ठीक है। अभी क्या लिख रहा हूँ ये 31 मार्च, यस 31 मार्च 2025 है, तो ये एज ऑन 31 मार्च 2025 है, एंड यहाँ पे 30 सितंबर, ठीक है दिव्या, इज इट ओके? यस दिव्या, दिव्या ने बिल्कुल सही बताया। कोई डाउट यहाँ तक? इजी है ना भैया? आ रहा है समझ में? अभी आज क्या बताया? स्टेप एक्विजिशन बड़ा टॉपिक था, उसके बाद दैट इज अमलगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप बोलो तो? एक और क्वेश्चन लिखो। फोर्थ पॉइंट का एग्जांपल कहाँ गया? मैंने बताया नहीं क्या फोर्थ पॉइंट का एग्जांपल? लिखिएगा फोर्थ पॉइंट का एग्जांपल क्या? अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस एक एग्जांपल मॉड्यूल में दे रखा है, ध्यान से सुन लेना, सिंपल सा एग्जांपल है।
अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है तो क्या इट इज अ इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लैंग्वेज क्या लिखी है, द बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इम्पैक्ट द फाइनेंस। क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, क्या पता कैश ज्यादा आ रहा है, क्या पता रिजर्व ज्यादा आ रहा हो, क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है आपके पास कैश आ रहा हो, आपके पास उनके बैलेंस शीट के एसेट अच्छे आ रहे हो, तो योर बैलेंस शीट इज गेटिंग मोर स्ट्रांग। हो सकता है उसकी बैलेंस शीट जब वो कंपनी आप में मर्ज होगी तो उसके एसेट लायबिलिटी इतने आ जाएंगे, आपकी डेट इक्विटी रेशियो बेटर हो जाएगी। पहले थी 3:1, अब हो जाएगी मान लो 1:1। तो ये क्या इंपैक्ट है या नहीं है, इसके डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इंड AS 10 के अकॉर्डिंग। तो ये बोला जा रहा है। आई होप इट इज ओके नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और लिखेंगे सारे के सारे। छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और लिखा हुआ है, दैट इज IFRS 3। कोई बताएगा मुझे, मैंने आपको IFRS के बारे में क्या बताया था? मैं आपको IFRS के बारे में सब बता चुका हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, सब। कोई बताएगा IFRS के बारे में क्या समझाया था? IFRS के बारे में बताया था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाए थे, और इसके बेसिस पे लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे या तो कॉपी कर लेते हैं या इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसी का अडॉप्शन इंडिया में बोला जाता है इंड AS। बताया था। तो क्या मैं बोलूँ ये निकले कहाँ से हैं सारे? IFRS से। तो सर इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे शायद दे दिया होगा। तो लिखिएगा एक एक करके, इसको भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। देयर आर फ्यू कार्व्ड आउट। कार्ड आउट का मतलब डिफरेंसेस बिटवीन इंड AS 103 एंड IFRS 3। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, हेलो, कोई बताएगा इसका कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि इंड AS 103 किससे बना है? IFRS 3 से बना है। ये इसी की एडेप्टेशन है बेसिकली, इसलिए वो कॉम्बिनेशन का मतलब, अच्छा ये भी डील करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से, ये भी डील करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से। अच्छा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन, IFRS 3 पे नोट लिखो, ये लिख देना। ये पूछ ले व्हाट आर द वेरियस कार्व्ड आउट, तो ये लिखना। डिफरेंस पूछ ले तो भी ये लिखना। तो लिखेगा IFRS 3 exclude from its scope business combination under common control। कोई बताएगा इस लाइन का मतलब? बट इंड AS 103 कवर द सेम। अब बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब इंड AS किससे डील करता है? वो कॉमन कंट्रोल वाले बिजनेस कॉम्बिनेशन से भी डील करता है, बट IFRS नहीं करता। आप मुझे बताओ क्या कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन भी मैं बता चुका हूं, यस और नो? यस। लिखेगा IFRS 3 रिक्वायर bargain purchase gain to be recognized in प्रॉफिट एंड लॉस। कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा ये समझ में आ रहा है क्या? चलो इसका मतलब आप बताना। whereas इंड AS 103 recognize the same as goodwill और कैपिटल रिजर्व। याद है? ये सब बताया हुआ है, और ये कैलकुलेशन करनी भी दिखाई थी। मतलब IFRS 3 और बार्गेन परचेज क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। तुमने जो पैसे दे के कंपनी खरीदी है, तो उसमें याद है बताया था ज्यादा दिए और कम दिए। ज्यादा दिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस मानता है, और मैंने यही कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बोला था जब तुम ज्यादा पैसे, मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए के एसेट आए और तुम उसे 12 रुपए दे दो, तो 2 का नुकसान है और 8 का क्या है? अगर 8 दे दिया तो 2 का प्रॉफिट है। मैंने ये सिखाया था। IFRS यही बोलता है जो हम बोलते हैं।
लेकिन इंड एस इसको अलग कर देता है, अपना इंड एस बोलता है नहीं सर, अगर आपने ज्यादा दी है तो उसे लॉस मत बोलो, उसे क्या बोलो, गुडविल, और कम दी है तो उसे प्रॉफिट मत बोलो, उसे क्या बोलो, कैपिटल। तो इंड एस अलग बोलता है और आईएफआरएस, और मैं वो बोलता हूँ जो आईएफआरएस बोलता है। ऑल्दो मैंने कभी आईएफआरएस पढ़ा ही नहीं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इसे, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही यही समझाता आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर, मैंने ना बच्चों से एक सवाल पूछा, सुनो, मैंने बच्चों से सवाल पूछा, और है ना एवरी सिंगल स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक्स बेटा वाई है, और लिखेगा ये इसकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, इसके 100 रुपए के एसेट इसके पास आए, मतलब एक्स ने वाई के 100 रुपए के एसेट परचेज किए और 120 रुपए पे किए। तो आपने जो 20 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, तो ये 20 रुपए की क्या बन गई, गुडविल। हाँ जी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला एक्स ने जो 20 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, मैंने बोला ये 20 रुपए की एक्स की क्या बन गई, गुडविल। तो मैंने पूछा बताओ एक्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो पता मैक्सिमम बच्चों ने क्या बोला, मैक्सिमम बच्चों ने बोला फायदा हो रहा है क्योंकि गुडविल आ रही है। आप सोच के देखिएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ रहे हो कि गुडविल इज अ प्रॉफिट और गुडविल, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो है। अरे गेटिंग, तो फिर मैंने उनको बोला बेटा आप एक काम करो, मैंने एक काम बोला, मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें ये प्रॉफिट लग रहा है ना, उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा 100 रुपए की चीज़ 120 में खरीदो, तुम्हें प्रॉफिट लग रहा है, उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा मेरा है ना ये एसी लगा हुआ है, ये 50,000 का है, सो तुम 50 लाख में ले लो, तुम अपना प्रॉफिट कर लो, तुम अपना मेरा नुकसान करो, तुम अपना प्रॉफिट कर लो। कह रहे ऐसे कैसे ले ले, तो मैंने कहा इसमें ऐसे कैसे ले ले, मैंने कहा तुम्हारा प्रॉफिट प्रॉफिट, अगला गधा है। तो कह रहा बात तो सही है, तो ये लॉस है, आईएफआरएस से लॉस बोलता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया से बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नेगेटिव मत बोलो, ये गुडविल है। लेकिन ये है ये लॉस, तभी तो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिकली। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, और बस ये तीन ही डिफरेंस दिए हुए हैं, फिर एक लास्ट में लाइन लिखे द मेन रीजन फॉर कार्ड आउट इज द रिकॉग्निशन सच गेन प्रॉफिट रिजल्ट इन, ये कुछ नहीं है, बस ये तीन डिफरेंस आपके मॉड्यूल में दिए हैं, और कोई डिफरेंस, ये तीन बातें आपके मॉड्यूल में दी हैं और कुछ है ही नहीं बेसिकली। तो अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आप एज इट इज लिखेंगे और कुछ भी इसके अंदर आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है। आप मुझे बता दो कि इतनी बात समझ में आ गई है, आप बोलो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लिखेगा, तो टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले बोलो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कोई बताएगा ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है। एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, अगर कोई भी मुझे बता दे, हाँ जी। तो लिखिएगा प्लीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा व्हेन अ कंपनी, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, डैम इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ कंपनी इंकर लॉस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, then balance sheet does not reflect true position, true position of the business, as higher net worth depicted। ठीक है, in such cases assets are overvalued and many assets are fictitious, many assets are fictitious, such situation does not depict
ट्रू पिक्चर of the financial statement. Such situation require इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करेंगे, एक चैप्टर आएगा उसका भी चैप्टर अलग है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एसेट्स आर revalued, liabilities are negotiated, and losses are written off. लिखेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अचीव्ड इन 3 ways। लिखो बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अचीव्ड इन 3 ways। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 3 तरीके से हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लिखेगा कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा लिखेगा रिडंडेंसी प्रोग्राम, रिडंडेंसी प्रोग्राम, और तीसरा लिखेगा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली, फटाफट आप लिख लो। ठीक है सर, समझ में आया? कई बार क्या होता है, ये लिखो, ये सब बताऊंगा अब आपको। अब आप बस इतना बता दो, क्या इतना लिख लिया आप लोगों ने? अगर इतना लिख लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। लिखा इतना? तो अब ध्यान से सुनिएगा, इतना अगर आपने लिख लिया तो अब बताइए जल्दी से, ऊपर चलते। पहली लाइन क्या है? कई बार क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट होते हैं, आपने नई नई कंपनी बना ली, उसमें 50 लाख के एसेट दिखा दिए, ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी दैट कम है, लेकिन कंपनी इज फेसिंग लॉस ईयर बाय ईयर, कंपनी को लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। तो बताओ कंपनी की वर्थ है कुछ? जब कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो क्या कंपनी की कुछ वर्थ है? कंपनी की कोई वर्थ नहीं है। एंड इन दैट वेरी केस आप मुझे बताओ क्या होगा इस केस में? क्या होता है दैट इज, अगर कंपनी कई सालों से लॉस बियर कर रही है, तो ऐसे में क्या होता है, दैट डजंट रिफ्लेक्ट, जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी की ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉस हो रहा है और बैलेंस शीट में एसेट खड़े हैं। क्या सिर्फ एसेट होना ही इस बात का सबूत है कि कंपनी इज गेटिंग, कंपनी इज गुड कंपनी? आंसर इज नो। तो ऐसी केस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब चीज़ों को रीअरेंज करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को क्या करना? रीअरेंज करना। और सर उसके अंदर कंपनी के भले ही एसेट बहुत ज़्यादा हों, लेकिन कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट नहीं हो पाती। इन सच अ केसेस एसेट आर ओवर वैल्यूड। और यहाँ पे मैंने बताया ना अभी आपको, क्या पता बैलेंस शीट में एसेट ज़्यादा हो बट कंपनी में वर्थ कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी की ट्रू पिक्चर समझ में नहीं आती कि कंपनी सही है या गलत है। तो ऐसा में क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ? सच सिचुएशन रिक्वायर व्हाट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कंपनी को अपनी ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए, सोच के देखिए, नुकसान हो रहा है, एसेट अभी भी पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, तो सर कंपनी को क्या है? अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को रिवाइव करने की जरूरत है, अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है।
और याद रखना, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल। अभी हम एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल में कुछ और चीज़ होती है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी तो कंपनी का सुधार हो सकता है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है? 3। कितने तरीके से? 3। अब वो 3 तरीके क्या हैं? पहला है कॉस्ट रिडक्शन। ये बहुत आसान आसान से पॉइंट है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने हैं ये, आप इसे बुक से खुद पढ़ेंगे, ठीक है? मैं पेज, अब बहुत आसान है, मुश्किल होता तो लिखवा भी देता मैं आपको। ये और पेज नंबर है, पेज नंबर 252। मैं समझाऊंगा पूरा, हिंदी में लिखते रहना आप, ठीक है? लेकिन वो अच्छा ज्यादा दिया भी नहीं है, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन की हुई हैं चीजें, और है ना, बस लिखवाने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैं बताऊंगा अगर आपने उतना पढ़ लिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज देखनी है तो बुक से देख सकते हो। कभी कभी मैं छोटी मोटी चीजें छुड़वा देता हूँ, द रीजन इज वो आप खुद प्रैक्टिस भी करें, थोड़ी सी कर लोगे ना यार, लिया लिखवा दूं, छोटी सी बहुत ही आसान सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मुझे बताओ, एक कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके से कर सकती है? 3 तरीके। तो एक छोटा सा पॉइंट, और ये मैं बता दूं, ये पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। ऐसा हम कहीं पे मतलब 100 में से 1 जगह करवाता हूँ ऐसा मैं, और ये आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, आपकी भी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन करो पहले, मतलब आप अपने आप को रिवाइव करना चाहते हो, कंपनी में गड़बड़ हो रही है, तो इंटरनली कंपनी कैसे रिवाइव करेगी? देखो सुन लो एक चीज़, तुम बीमार पड़ गए, छोड़ो सारी बात, तुम बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद आप अपने आप को 2 तरीके से ठीक कर सकते हो, एक इंटरनली ठीक करो, एक एक्सटर्नली ठीक करो। एक्सटर्नली कैसे ठीक करो? डॉक्टर के पास जाओ, हम डॉक्टर वाली बात ही नहीं कर रहे अभी। और दूसरा तरीका है इंटरनली ठीक करो। इंटरनली कैसे ठीक करो? कैनवी से घरेलू नुस्खे अपनाओ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, स्टीम ले लो, लाइक दैट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपने आप को। तो आप कंपनी को कैसे रिवाइव कर सकते हो? कंपनी में लॉस हो रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ अंडर परफॉर्मिंग यूनिट्स। अंडर परफॉर्मिंग यूनिट्स क्या चेक करो कि आपके ऐसे कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब आपकी मतलब 6 ब्रांच है, 2 ब्रांच परफॉर्म ही नहीं कर रही है, क्या करो? क्लोज करो, उसका खर्चा क्यों आप कर रहे हो? लोग, दुनिया नहीं करती ऐसा? बिल्कुल करती है, बोलो जरा। अभी मैंने देखा था एक बंदे ने क्या किया, वो सीएस पढ़ाते थे तो उन्होंने सीए का भी खोल लिया। अब सीए का खोल लिया, चल रहा नहीं है। अब है ना, बिल्डिंग ली हुई अलग से, किराया जा रहा है, स्टाफ लग रहा है, क्योंकि एक वर्टिकल खोलोगे तो पैसे तो लगेंगे ना। अब वो 6 महीने हो गए, चल रहा नहीं है, तो क्या किया? वो बंद कर दिया। व्हाट इज दैट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो असेसमेंट ऑफ अंडर परफॉर्मिंग यूनिट और क्लोजर। और दूसरा पॉइंट क्या करो, जो अंडर परफॉर्मिंग है उसे क्या कर दो? क्लोज कर दो। इम्पैक्ट, और ये भी चेक कर लेना कि क्लोज करने से फायदा होगा, नुकसान होगा। एंड डेफिनेटली फायदा होगा, खर्चा बचेगा। अगर आपकी कंपनी लॉस में है ना, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, सुन लो, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सुनो, तो खर्चे कम कर लो, खर्चे कम करना भी तो प्रॉफिट ही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर को बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर्स। अब देखो लैंग्वेज क्या लिखी है, देखो मैंने जो लिखवाया नहीं है, क्या नहीं लिखवाया, लैंग्वेज देखो। कंपनी इवैल्यूएट इट्स बिजनेस यूनिट और ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई दोस दैट आर अंडर परफॉर्मिंग और नो लॉन्गर अलाइन विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप एक बार पढ़ेंगे और अपने आप लिख सकते हैं इसको। और आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है पॉइंट नंबर 4 का? और इस बात को खबर किसको दो? शेयर होल्डर को, स्टॉक होल्डर को। और फिर लास्ट में लिखिएगा ऑप्टिमाइजेशन। और आप मुझे बताओ इसका फायदा क्या होगा, पता है? हिंदी में लिख लेना। अगर तुमने क्लोजर का यूनिट क्लोज कर दी, तो उस यूनिट पे जो आपके रिसोर्सेस लगे हुए थे, वो रिसोर्सेस आप अपने मेन बिजनेस पे लगा सकते हो। तो वो सीए वाले लोगों ने, जिसने सीए की ब्रांच खोल ली थी, उन्होंने सीए वाले स्टाफ सारा कहाँ लगा दिया? सीएस में लगा दिया। तो मुझे बताओ, क्या सीएस के बिजनेस में फायदा हुआ होगा? यस और नो? होना चाहिए, बट उनका वो भी डूब गया। अलग अलग होता है ना यार, तो ये बात है। तो उनका उनका सीएस वाला भी डूब गया। तो बस इतनी सी बात है। आई होप इट इज ओके विद यू। तो बस इतनी सी कहानी है। मुझे बताओ जल्दी से, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? अब दूसरे पे आ जाओ जल्दी से। दूसरा लिखिएगा, आई डिड 300 पुशअप। अच्छा, रिडंडेंसी प्रोग्राम, अब ये क्या चीज़ है लिखिएगा। इसके अंदर आप क्या करो? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द रिडंडेंसी। इसमें आपको क्या करना है? ऐसे एरिया ढूंढने हैं जहां पे डुप्लीकेशन हो रही है,
डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। मुझे बताओ जल्दी से, बात समझ में आ रही है? जहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। हाँ जी, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रही है, मतलब एक काम दो आदमी तीन आदमी मिलकर एक काम बार बार कर रहे हैं दिखाने के लिए। मुझे बताओ क्या ये चीज़ सही है? एक ही चीज़ को एक आदमी कर सकता है, वहाँ पे तीन लोग कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? गलत चीज़ होती है। तो कैन वी से तभी तो आपको नुकसान हो रहा है, और ऐसा होता है बिजनेस के अंदर। कई लोगों को क्या होता है, जो वर्कर होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि ये जो है ये तो चेकिंग वेकिंग होती नहीं है, तो आराम से बैठा रहे, ज़्यादा काम करने की जरूरत क्या है। तो पांच पांच लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा आप लोगों ने, आप कहीं किसी शॉप पे जाते हो, शोरूम पे जाते हो, वहाँ पे कई बार तो मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं कहता हूँ यार यहाँ पे स्टाफ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 5 लोगों की जरूरत है, 15 क्यों रखे हुए हैं? मैं बोलता नहीं उनको, बट दिमाग में खुद आती है बात, और कुछ काम हो ही नहीं रहा है। और एक बंदा टीवी देखने के लिए गया, तीन आदमी टीवी दिखा रहे हैं, सर ये तीन लोग खड़े हैं। मैंने कहा यार ये तीन लोगों को एक ही बार रहना होना चाहिए, दैट इज समथिंग। तो ये क्या है? गलत चीज़ है, तो इसको करना चाहिए क्या? और लिखिएगा, तो आपको क्या करनी चाहिए, रिडंडेंसी प्रोग्राम चलाने चाहिए। हाँ जी, तो रिडंडेंसी प्रोग्राम आपको चलाने चाहिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी प्रोग्राम? हाँ जी, रिडंडेंसी प्रोग्राम आपको चलाने चाहिए। इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको लोगों को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। और दैट इज, रिटायरमेंट कैसे देनी चाहिए? अब आप मुझे बताओ, एक आदमी 50 साल का है, रिटायरमेंट 5 साल के बाद होगी, तो आप उसे इंसेंटिव दे दो, क्या भैया रिटायर हो लो, अभी पैसे इतने ले जाओ। तो इससे क्या होगा? और ये भी चीज़ चेक करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेशन वर्क हो रहा है उसे कैसे बंद किया जाए। ओवर स्टाफिंग है तो बैलेंस स्टाफिंग करनी चाहिए। ये सारा काम आपको रिडंडेंसी प्रोग्राम में करना है। और लिखिएगा स्किल असेसमेंट, और यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है, स्किल असेसमेंट मतलब, हाँ जी, लेकिन याद रखना, ये चेक कर लेना कि आपकी कंपनी में स्किल फोर्स कौन सी है। ऐसा ना हो रिडेंडेंसी प्रोग्राम के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हटा दो, उसको रिटेन करना है, उसको हटाना नहीं है। और लिखिएगा लीगल कंप्लायंस। और याद रखना, जब आप एम्प्लॉय से डील कर रहे हो, याद रखो, हेलो, जब तुम एम्प्लॉय को हटा रहे हो तो याद रखना लेबर लॉ कंप्लाई जरूर कर लेना। कहीं पता चले, वहां पे पता चले आपने क्या करा, वो कर दिया, उसे क्या कहते थे मैं भूल गया, रिट्रेंचमेंट कर दी, और रिट्रेंचमेंट में लेबर लॉ लग जाएगा, और आपको पता चला उसका भी कंपनसेशन देना पड़ रहा है, तो नुकसान हो जाएगा। तो रिडेंडेंसी प्रोग्राम शैल कंप्लाई विद द लीगल कंप्लायंस। और लिखिएगा फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? लिखिए प्लीज। हाँ जी, लिखिएगा रिडन सॉरी, दिव्या पूछ रही है सर रिडंडेंसी का मतलब क्या है? लिख लो, रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतू, बेकार, अननेसेसरी वर्क, किए जा रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फोर्स प्लानिंग। अब आप मुझे बताओ, एक्स्ट्रा लोग हटा दिए, रिडंडेंसी हटा दी, फालतू की चीजें हटा दी, बेकार काम हटा दिए। अब आप सारी चीजों को क्या करो बेटा, रीऑर्गेनाइज करो। रीऑर्गेनाइज मतलब सारी चीजों को क्या करो, रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज बोले तो पूरा वर्कफोर्स आ गया, तो दोबारा प्लान करो, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, दैट इज समथिंग सिंपल। उसके बाद लिखिएगा क्या है, मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। लिखिएगा इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, देख लिए, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लिखिएगा इसमें, लिखिएगा कंपनी असेस इट्स, ये पॉइंट आप नहीं लिख पाओगे इसलिए लिखवा रहा हूं, इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, organizational structure to determine whether it is conducive to agility, innovation and decision making। लिखना गुड डिसीजन मेकिंग। तो सर
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी को अपना मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझते हो? कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहिए। हायर लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है। और ये चेक करो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हाँ जी, क्या दे आर ईगर फॉर द एजिलिटी, क्या वो स्मार्ट है, क्या वो चीज़ों को करने के लिए तैयार है, क्या वो इनोवेटिव है, नई नई चीज़ें करने को तैयार है, और क्या उनकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है या नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी तभी खत्म होती है जब उसका बोर्ड अच्छे तरीके से काम नहीं करता, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से काम नहीं करता। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट देखना है, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी, कंड्यूसिव, ये शब्द क्या लिखा बेटा, कंड्यूसिव। इसके बाद दोबारा पढ़ो, कंपनी असेस इट्स, लिखो प्लीज, कंपनी, क्या बोला मैंने, कंपनी असेस इट्स, लिखो, कंपनी असेस इट्स हाँ जी, existing organization structure to determine whether it is conducive। conducive मतलब अनुकूल, अनुकूल मतलब, अनुकूल समझते हो? कंड्यूसिव मतलब कि दे आर रेडी, मतलब ऐसे समझो, दे आर रेडी फॉर द एजिलिटी, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग और नॉट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेक करना है। डिसेंट्रलाइजेशन लिखेगा। हाँ जी, एक बात बताओ, किसी भी मैनेजमेंट में हायरार्की के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर या फिर चीज़ों को करने की पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए? जितना मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने, बचपन में पढ़ा होगा 11th 12th में कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, तो ये चेक करना है आपको कि हमारी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन है या नहीं है। क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स, आपको ये भी चेक करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके रोल क्लियर है या नहीं है। इन्हीं चीज़ों से बेटा कंपनी बर्बाद होती है, हमेशा याद रखना। दीज आर द थिंग्स बेसिकली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द रोल आई वुड से। नेक्स्ट लिखेंगे कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या बोला मैंने? कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें है, लिखेगा इसमें आपको ये अपने एम्प्लॉयज़ को, लिखो बेटा, हिंदी में लिख लेना, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है। आर गेटिंग? अपने मैनेजर को ट्रेन करना है ताकि वो क्या कर सकें, उनके पास वो नेसेसरी स्किल आ सके, कंपनी के अंदर वो अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि कंपनी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब हर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन है, हर लेवल पे बंदे को स्किल चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन होती तो सिर्फ हायर मैनेजमेंट को स्किल चाहिए थी, बट अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है तो हर लेवल के ऊपर इंप्लॉय को, मैनेजर को क्या चाहिए, स्किल चाहिए। वो स्किल कैसे आएगी? गिव देम द प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ये भी चेक करो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई बताएगा जल्दी से ये सारा काम क्यों किया जा रहा है? एनीबॉडी? ताकि आप अपने आप को क्या कर पाए, रिवाइव। इसी को क्या नाम दिया जाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और लिखेगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, और बस यहाँ तक रुकना नहीं है। उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या करो, मॉनिटर। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान भी खोल के बैठा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, हाँ, अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए 3 काम कर सकते हैं। और अगर ये 3 काम करेंगे तो आपकी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा और आपकी कंपनी, आपका बिजनेस रिवाइव हो जाएगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे है क्या। लेकिन ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये छोटा सा काम आपके लिए है, आप इजीली लिख सकते हो। बहुत आसान सी चीज़ थी, मैंने समझा पूरा दिया है। लिखने का काम बस ये छोटा सा टॉपिक, देखो सारा खुद लिखवाया A to Z, ये मत बोलना ये मत नहीं लिखवाया। और इसमें भी एक वाला पॉइंट मुझे मुश्किल लगा, ये भी मैंने लिखवा दिया। बाकी बहुत आसान आसान पॉइंट है, आप इजीली लिख सकते हो। मुझे बताओ क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? कई बार कंपनी लॉस में चली जाती है, लॉस में जाने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट एग्जैक्ट पिक्चर नहीं शो कर पाती है कि कंपनी में कितना दम है कितना नहीं है। तो फिर सवाल उठा, कंपनी लॉसेस में है तो कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए। कंपनी को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज टू रिवाइव द कंपनी। पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एग्री? हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? और बताओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आप इंटरनली अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो? पहला, कॉस्ट रिडक्शन कर दो, फालतू के खर्चे हटा दो, जो ऐसी यूनिट है जो इसमें लॉस आ रहा है उसे बंद कर दो। उसके बाद रिडंडेंसी, जो आपकी कंपनी में फालतू के काम, डुप्लीकेशन वर्क है, उसे हटा दो। क्या बात समझ आ रही है? ऐसे लोगों को ढूंढो जो ओवर स्टाफिंग है उनको हटा दो, लेकिन हटाओ उनको जो बेकार नकारे लोग हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, स्किल फोर्स है, उसको दोबारा से अपने पास रिटेन करो और उनको समझाओ काम कैसे करना है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या चेक करो, आपके पास लोग कैसे हैं और डिसीजन मेकिंग कैसी है। उसके बाद चेक करो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। उसके बाद सबके रोल क्लासीफाई करो और उनको ट्रेनिंग करो, और सर उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते रहो। मुझे बता दो जल्दी से कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है? हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ पूछना है आपको इसके अंदर? आज क्लास हमारी 1 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह, नहीं तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाता। लेकिन अभी इसके अंदर 2 टॉपिक और बच गए हैं। एक बचा है डीमर्जर और एक बचा है
एक और टॉपिक बचा हुआ है, तो 2 टॉपिक और बच गए हैं। आधा घंटा और लगेगा उसके अंदर, नहीं तो आज मैं पूरा तैयारी के साथ आया था कि इसे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे ये ख़त्म करेंगे, हाफ एन आवर। और नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे रखेंगे। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कभी आ जाती है, दैट इज़ टेक्निकल इशू। और नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर एट एनी कॉस्ट विल स्टार्ट द टैक्सेशन एस्पेक्ट। टैक्सेशन एस्पेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे किसी भी कीमत पे। और अभी है ना, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी क्लास? 11:30 बजे। यूट्यूब 11:30 होगी, पता नहीं 11:45 होगी, मुझे पता नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ मैंने क्या टाइम लगाया हुआ है ये वन, आई डोंट नो। एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज़। वीडियो लाइव होने वाली है मेरी कितने बजे? मेरी वीडियो लाइव होगी भाई 11:45 पे। तो 11:45 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी लो का चैप्टर, वो आप सबको देखना है। वो आपके सीएमए डीडी के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि सीएमए डीडी में टाइप्स ऑफ कंपनी में से क्वेश्चन आया हुआ है। आर गेटिंग दिस? तो पूरा चैप्टर 8 क्लास लगेंगी, सारा देखिएगा, यूट्यूब पे ही देखिएगा, ठीक है। 11:45 पे लाइव होगा, क्लास चलेगी 2.5 घंटे। वो आपको देखना है, सीएमए डीडी के लिए रेलिवेंट है। मॉड्यूल में नहीं है वो, लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि सीएमए डीडी में आ सकता है। सीएमए डीडी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हम सबको करने हैं, पेपर में आ सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट इन मॉड्यूल। इज दैट ओके? कर लोगे बोलो? इज दैट ओके? आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कल वाली क्लास कितने बजे है? कल सुबह 8:30 बजे क्लास है, एसएमसीएफ के न्यूमेरिकल करने हैं, जो न्यूमेरिकल वाले क्लास चल रहे हैं। फिर 11:30 बजे ड्राफ्टिंग करेंगे कल, उसके बाद सीएमए डीडी। और सीएमए डीडी में कल क्या स्टार्ट करेंगे? सीसेस 2। और कल सीएमए डीडी की डबल क्लास होगी, ड्राफ्टिंग की एक सिंगल क्लास होगी, ठीक है। और मिलते हैं कल, धन्यवाद।